वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज सेकेंड लेक्चर रिवीजन सीरीज का, जिसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे सॉलिड स्टेट के आगे के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कंसेप्ट हैं। इसके साथ ही आपको लेक्चर पे बेस्ड आपको MCQ PYQ मिलेंगे, तो आप उसे सॉल्व कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर सेकेंड। ठीक है, तो आज हमें क्रिस्टल लटाइस के बारे में एक बार ब्रीफली रिवाइज करना है कि क्रिस्टल लटाइस क्या होता है। तो क्रिस्टल लटाइस में जो क्रिस्टल लटाइस है वो मतलब क्रिस्टल जालक बोलते हैं इसको हिंदी में। वो छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है। इस रिपीटिंग यूनिट्स को आप क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे, यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका बोलेंगे, है ना। तो क्रिस्टल लटाइस में आपको क्या देखने को मिलती है? अगर क्रिस्टल लटाइस की 3D व्यवस्था को जब आप देखते हैं तो क्रिस्टल लटाइस में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका आपको 3D अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्रिस्टल लटाइस को आप स्पेस लटाइस भी बोलते हैं, जो कि छोटे छोटे स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, और क्रिस्टल लटाइस का ये जो बिंदु है, ये बिंदु को आप जालक बिंदु बोलेंगे। क्रिस्टल लटाइस के किसी भी बिंदु को आप जालक बिंदु बोलेंगे। इस जालक बिंदु में ये अणु परमाणु आयन का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये जो जालक बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं ये लटाइस पॉइंट है। इस लटाइस पॉइंट में अणु परमाणु आयन स्थित होते हैं। ठीक है, अब यूनिट सेल की बात करते हैं तो यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका क्या है? ये रिपीटिंग यूनिट सेल्स है। मतलब इनके रिपीटिशन से आपको एंटायर क्रिस्टल का क्या मिलेगा? आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। अब इस यूनिट सेल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ विमाएं होती है, उस विमाओं को हम देखते हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन से पैरामीटर्स है? तीनों किनारों का जो सीरा लंबाई है। जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे अगर ये एक यूनिट सेल को अगर मैं बनाऊं, है ना, अगर एक यूनिट सेल को मैं बनाता हूं, एक यूनिट सेल को बनाता हूं, तो ये एक्स डायमेंशंस हो गया, है ना। ये एक्स की लंबाई, ये एक एज लेंथ है, ये वाई और ये जेड, है ना। अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल सकता हूं। ठीक है, तो इन तीनों की लंबाई, तीनों किनारों की सीरा लंबाई यानी एज लेंथ ABC है, ABC है। तीनों वो की सीरा लंबाई ABC है। आगे पीछे हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। इनके बीच का जो कोण है, उसको आप बोलेंगे अल्फा बीटा गामा। इनके बीच का कोण को अल्फा बीटा गामा। अब मान के चलिए कि हमने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको ए, इसको बी और इसको सी। तीन लंबाई, तीन एज लेंथ के। ठीक है, तब आपको जो अल्फा है वो बी और सी के मध्य दिखाई देगा। तो बी और सी के मध्य आपको अल्फा बनता हुआ दिखाई देगा। ए और सी के मध्य आपको बीटा दिखाई देगा, और ए और बी के मध्य आपको गामा दिखाई देगा। ए और बी के मध्य आपको गामा दिखाई देगा। ठीक है, अब इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के यूनिट सेल्स बनते हैं, है ना। तो वो 7 प्रकार के यूनिट सेल बनते हैं, अलग अलग प्रकार के, जिसके बारे में हमको आगे एक चार्ट में देखना है, जो कि एनसीईआरटी में दिया है, जिसको मैं आपको एक कॉपी में मैं लिखा हूं, उसको आपको दिखाऊंगा। वो जो चार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस पे एज लेंथ और पैरामीटर्स के ऊपर बात करता है वो, और उसके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम कौन कौन से यूनिट सेल्स होते हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर आप सिंपल यूनिट सेल को देखेंगे, जिसको आप प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी पुराने प्रकार की, है ना, जिसको आद्य यानी पुराना, है ना, जो सबसे सिंपलेस्ट होगा, जिसको आप बेसिक यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, उसमें क्या होगा? केवल कॉर्नर्स पर ही आपको क्या देखने को मिलेंगे? पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। अणु परमाणु आयन, एटम मॉलिक्यूल या आयन आपको केवल कॉर्नर्स पर देखने को मिलेंगे। यानी सिंपल प्रिमिटिव सेल में केवल कॉर्नर्स पर 8 कॉर्नर्स होते हैं एक क्यूब में, तो आपको 8 कोनों पर क्या देखने को मिलेगा बेटा? आपको एटम या मॉलिक्यूल या आयन देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल, जो कि एक नया प्रकार का यूनिट सेल है। सेंटर्ड यानी सेंटर पर होगा। इसमें भी 3 प्रकार है। सबसे पहला अगर आप देखते हैं तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी फलक केंद्रित इकाई कोशिका, जिसको आप FCC बोल सकते हैं। कोनों पर तो होगा ही, एक क्यूब के कोनों पर तो होगा ही जो अणु परमाणु आयन है, लेकिन इसके अलावा
एक क्यूब के 6 फेस होते हैं, एक क्यूब के 6 फेस होते हैं। इन 6 फेस के सेंटर में भी आपको पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कॉर्नर्स के अलावा फेस के सेंटर पर भी। उसके बाद बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की, यानी बीसीसी की शॉर्ट फॉर्म में, अंतः केंद्रित इकाई सेल। कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, और एक क्यूब के अंदर सेंटर में, एक क्यूब के सेंटर में आपको देखने को मिलेगा एक और पार्टिकल। ठीक है, तो कॉर्नर पर होंगे, उसके अलावा एक क्यूब के अंदर होगा, वो क्यूब के सेंटर में। ठीक है, उसके बाद एंड सेंटर यानी अंत केंद्रित देखते हैं तो आपको कॉर्नर्स पर देखने को मिलेंगे ही, और दो अपोजिट फेस के सेंटर पर आपको जब देखने को मिलती है ऐसी व्यवस्था, तो आप इसको आप क्या बोलेंगे, एड सेंटर्ड यूनिट सेल, एड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब क्या कि अगर हम इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कैलकुलेशन करें तो कैसे करेंगे। अब जैसे अगर मैं फेस सेंटर्ड की मैं जब बात करता हूं, फेस सेंटर्ड की मैं जब बात करता हूं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, एफसीसी बोलते हैं। ठीक है, फलक केंद्रित इकाई सेल। तो देखो आपको क्या देखने को मिलता है, ध्यान से देखिएगा। एक क्यूब के कोनों पर तो आपको पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, एक क्यूब के कोनों पर आपको पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। एक क्यूब के 8 कोने, है ना। अपन एक क्रिस्टल लैटाइस में एक क्यूब को उठा रहे हैं, एक रिपीटिंग, एक क्यूब या एकक कोशिका, एक यूनिट सेल को उठा रहे हैं, समझ के चलिए, है ना। एक यूनिट सेल को उठा रहे हैं, एक यूनिट सेल को, एकक कोशिका जिसको बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोशिका। ठीक है, तो एफसीसी में कॉर्नर्स पर तो होगा ही, और प्रत्येक कॉर्नर के फेस के सेंटर पर 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस के सेंटर में होगा, 6 फेस के सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जब बात करते हैं, तो ये जो कॉर्नर पर जो एटम, मॉलिक्यूल या आयन होता है, जो पार्टिकल होता है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 होता है। एक कॉर्नर का एक पार्टिकल इस क्यूब को केवल 1/8 भाग ही अपना देता है। ठीक है, तो 8 कॉर्नर्स है, तो 1/8 इंटू 8। ठीक है, और कितने प्लस, ये तो हो गया ना, 8। एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन है इस क्यूब के लिए वो 1/8 है, और 8 कॉर्नर है तो इंटू 8 कर दिए, सबका निकल जाएगा। उसके बाद फेस में कितने हैं बेटा, मतलब 6 फेस है, तो 6 फेस में 6 पार्टिकल्स हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन इस क्यूब के लिए 1/2 होता है। तो 6 फेज है और इनका कंट्रीब्यूशन 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1 + 3 हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 हो जाएंगे। तो इसमें z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। तो z की वैल्यू यानी जो कंट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक फेस सेंटर्ड के लिए, जब आप टोटल नंबर ऑफ एटम या आयन निकालते हैं तो वो आएगा 4, है ना। इसी प्रकार यहां से तो क्लियर हो गया। अगर सबसे पहले हमको बात कर लेना था सिंपल क्यूब के बारे में, है ना, वो तो आसानी से आप समझ गए होंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जब मैं बात करता हूँ, केवल आपको कॉर्नर पर ही देखने को मिलेंगे जो एटम है ना, आपको केवल कॉर्नर पर ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये केवल कॉर्नर पर ही। तो कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर्स पर 8 पार्टिकल होंगे, और एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन, उसकी सहभागिता इस यूनिट सेल के लिए 1/8 होती है, तो कितना आ जाएगा, 1। यानी प्रिमिटिव टाइप के यूनिट सेल के लिए, इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आता है वो कितना आता है बेटा, 1 आएगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसको जेड से प्रदर्शित करते हैं वो आता है 1, इसके लिए आता है 4। अब बात करते हैं बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए जब आप बात करेंगे तो ध्यान देंगे, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स पर तो होगा ही, और एक बॉडी के सेंटर पर, अंदर में, है ना, एक बॉडी के सेंटर पर तो 8 कॉर्नर्स, और प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, प्लस इस क्यूब के अंदर में है ये, तो इसका तो कंट्रीब्यूट अपने ही क्यूब को करेगा, किसी और को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो ये अपने ही क्यूब को कर रहा
है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आ रहा है, जेड की वैल्यू है वो आ रही है 2, है ना। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम भी बोल सकता है, तो आ रहा है 2। ठीक है, इसी चीज को अब आगे देखते हैं। ध्यान समझ में आ गया ना। एफसीसी के लिए कितनी आ रही है, 4। पहले 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स और प्रत्येक का जो वो है क्या कंट्रीब्यूशन है 1/8 का है। तो 8 कॉर्नर्स 1/8 प्लस 6 फेज में, और 6 फेज है, यहाँ पास भी पार्टिकल्स हैं, और एक का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए 1/2 है, तो यहाँ जाएगा 4। सिंपल यूनिट सेल के लिए 1 और बीसीसी के लिए यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल जो अभी हमने किया है, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी एससीसी, है ना, सरल घनी इकाई सेल के लिए 1/8 इंटू 1/8 क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं तो एक आइटम आएगा। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी बीसीसी के लिए 8 कॉर्नर्स और एक बॉडी के सेंटर पर होता है, तो 1/8 प्लस 1 इंटू 2 आइटम्स आ जाएगा। ठीक है, फेस सेंटर्ड के लिए जब हम बात करते हैं तो फेस सेंटर्ड के लिए फलक केंद्रित इकाई सेल के लिए जिसको आप एफसीसी भी बोलते हैं, 8 कॉर्नर्स होंगे और 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं जिनका उस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो इसमें आ जाएगा जेड की वैल्यू 4 आती है। एक और होता है जिसको आप षटकोणीय घनीय संकुल बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी, जिसके लिए जेड की वैल्यू 6 होती है। अब ये बताने का रीजन क्या है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन बनने चाहिए। अब मान के चलिए कैसे बनते हैं, एक बार देखते हैं कैसे बनते हैं, एक बार देखते हैं। ठीक है, अब आपको ठीक है क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दिया है कि एक जो क्रिस्टल लटाइस जो है या फिर जो क्रिस्टल सिस्टम है ना, ऐसा नहीं, कैसा लिखना चाहिए, मैं क्वेश्चन बना के लिखूं? नहीं, एक काम करते हैं, एक जो क्रिस्टल है ना, एक जो क्रिस्टल है जो ए और बी एटम से मिलकर बना हुआ है ना, जिसमें जो ए है वो एफसीसी व्यवस्था में है, एफसीसी या फिर फेस सेंटर्ड पर है, लिख देते हैं, है ना, पूरा लिख देते हैं, फेस सेंटर्ड पर है, और जो बी है वो कॉर्नर्स पर है, बी जो है वो कॉर्नर पर है ना। तो आपको क्या बोल रहा है, आपको फॉर्मूला पूछेगा, है ना, फॉर्मूला पूछेगा आपको क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है ना, कि इस क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो एकदम सिंपल, ए कहाँ है, एक क्रिस्टल में ए कहाँ है बेटा, फेस पे है। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, कितने होते हैं, यस 6 फेस होते हैं, और उस फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है उस यूनिट सेल के लिए, 1/2 होता है। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया 3, फेस के लिए 3 आ गया। और जो बी है, बी कहाँ है, कॉर्नर पर है। कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब के, 8 कॉर्नर्स होते हैं, और उस कॉर्नर पर जितने भी पार्टिकल है उनका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के लिए कितना होता है, अभी तो पढ़े अपन, 1/8 होता है। तो कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब A3B1 क्या आ गया इसका, देखो ए के लिए 3, बी के लिए 1, यानी A3B1 बन जाएगा ना, आसान है ना। हाँ, सेम क्वेश्चन एक और करते हैं। मान के चलिए कि एक क्रिस्टल लटाइस है जो P और Q से मिलकर बना है, PQR से मिलकर बना हुआ है ना, PQR से मिलकर बना हुआ है एक जो क्रिस्टल सिस्टम है ना, एक जो क्रिस्टल सिस्टम है वो PQR से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपका जो P है वो कॉर्नर पर है, Q बॉडी सेंटर्ड पर है, बॉडी सेंटर यानी घन काय पर है, और जो R है ये फेस सेंटर्ड पर है, R जो है ये फेस सेंटर्ड पर है। तो आपको फॉर्मूला पूछ रहा है, इस क्रिस्टल लटाइस का फॉर्मूला क्या होगा,
फॉर्मूला पूछ रहा है, एकदम सरल है। क्या करना है, बेसिक बेसिक जो समझ में आ रहा है। पी कॉर्नर पर है, एक क्यूब के कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर होते हैं, और कंट्रीब्यूशन कितना, 1/8 का, है ना। एक क्यूब के 8 कोने और कंट्रीब्यूशन है 1/8 का, यानी 1 आ जाएगा, P1 आ जाएगा। क्यू कितने, बॉडी सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन तो एक ही होता है, तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है ना। एक बॉडी सेंटर्ड का एक ही पार्टिकल होता है जिसका कंट्रीब्यूशन उस पूरे यूनिट सेल के लिए पूरा होता है, ठीक है। अब आती है आर के बारे में। कितने फेज होते हैं एक यूनिट सेल में, 6 फेज होते हैं, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक पार्टिकल का उस फेज के लिए, 1/2 होता है। तो कितना आ गया, ये 3 आ गया। तो फॉर्मूला क्या बना बेटा, P1 हो गया, Q1 हो गया, और R3 हो गया, यानी PQR3। PQR3 बना कि नहीं बना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मान के चलिए कि क्या बनाना चाहिए, एक क्वेश्चन है कि एक क्रिस्टल सिस्टम जो है वो ए और बी से मिलकर बना हुआ है। ए और बी से मिलकर एक क्रिस्टल सिस्टम बना हुआ है ना। एक क्रिस्टल सिस्टम ए और बी से मिलकर बना हुआ है। ए कॉर्नर्स पर है, ए कॉर्नर्स पर है, ए कॉर्नर्स पर है, और जो बी है, जो बी है, जो बी है वो कहाँ है, फेस सेंटर पर। जो बी है वो फेस के सेंटर पर है। अगर अगर दो एटम कॉर्नर से निकाल दिए जाए तो फॉर्मूला क्या होगा। यदि कॉर्नर से 2 एटम निकाल दिए जाए तो फॉर्मूला क्या होगा। देखो थोड़ा सा चीजें घूमी है, अगर ध्यान से देखेंगे तो आराम से बनता है। देखो क्या बनता है, सबसे पहले जो फंडामेंटल्स है उसको देखते हैं कि ए कहाँ है, कॉर्नर पर है, तो कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। बी कहाँ है, फेस सेंटर्ड पर, कितने फेज होते हैं, 6 फेज होते हैं। अब 2 एटम कॉर्नर से निकाल दिए जाए तो 2 माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, है ना। और कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 का होता है, ठीक है, 1/8 का होता है। 8 कॉर्नर्स हैं, उसमें से 2 एटम का आपने निकाल दिया, है ना। तो 8 से -2 कर दो इंटू, नहीं ऐसा नहीं, पहले आप काम कीजिए, ऐसे में गलत हो जाएगा। 8 कॉर्नर्स है ना, उसमें से क्या किया, अगर 2 एटम को आप कॉर्नर से निकाल देंगे, ठीक है, 2 एटम को आपने क्या किया, कॉर्नर से निकाल दिया, 2 एटम को निकाला तो कितने एटम बचे, 6 एटम बस बचे, 6 एटम बस बचे, ठीक है। अब कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन है, कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है, 1/8 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब फेस सेंटर्ड के लिए तो सिंपल है, फेस के सेंटर के लिए कोई लोचा की बात नहीं है, डायरेक्ट बोला है फेस सेंटर पर है करके, कंट्रीब्यूशन 1/2 का होता है, तो ये आ जाएगा 3। यानी जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है A3/4 B3, A3/4 B3। तो ये सिंपल फॉर्मूला नहीं है, इसको आपको सिंपल फॉर्मूले में बदलना होगा, सिंपल फॉर्मूले में बदलना होगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 4 आएगा, है ना। तो क्या होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 4 नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ये A3, है ना, और 4 3 12, यानी B12, A3 B12। ये भी सिंपलेस्ट यूनिट नहीं है, तो ये और क्या हो जाएगा, AB4, 3 एकम 3, 3 चौक 12, AB4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, AB4। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो। मान के चलिए कि P कॉर्नर पर है, P कॉर्नर पर है, Q फेस के सेंटर पर है, फेस के सेंटर्ड पर है ना। अगर P से, अगर कॉर्नर से ना, अगर फेस से, चलो फेस सेंटर्ड से, फेस सेंटर्ड से 2 एटम निकाल रहे हैं, 2 एटम निकालते हैं, निकाले
तो आपको सूत्र यानी फॉर्मूला बताना है, तब आपको फॉर्मूला बताना है, तब आपको फॉर्मूला बताना है। ठीक है, अब देखो जिस पर बात कर रही है उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले कितने कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर के ऊपर बोल रहे क्या कॉर्नर से तो नहीं, पहले तो कॉर्नर का वो कर लो, 8 कॉर्नर का 1/8 आ गया 1। फेस सेंटर्ड से 2 आइटम निकाल रहे हैं, कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, और उसमें से 2 आइटम निकाल ले रहे हैं, तो कितना हुआ, 4 हुआ। और प्रत्येक फेस पे जो पार्टिकल है उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2, तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, है ना। तो PQ2 सिंपल फॉर्मूला है ना, सरल बन जाएगा, बस ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, बस ध्यान देने की जरूरत है। अब कुछ पुराने आए हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तब आपको अभी आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये IPMT ऑल इंडिया PMT 2004 का क्वेश्चन दिख रहा है। एक्स एटम आर एट कॉर्नर्स, जो एक्स है वो कॉर्नर पर है और वाई फेस के सेंटर पर है, तो आपको फॉर्मूला हो रहा अभी तो सिखाया था मैं। एक्स कहाँ है, कॉर्नर पर, कॉर्नर पर है मतलब 8 कॉर्नर, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो कितना हो गया, ये 1 आ गया। वाई कहाँ है, फेस के सेंटर पर है, फेस कितने फेस 6, और कंट्रीब्यूशन 1/2 का यानी 3, सो XY3 कौन सा मैच कर रहा है, XY3 बना ना, सरल है ना। तो इसका आ गया A XY3। अब AIPMT 2000, इन क्यूब ऑफ एनी क्रिस्टल A एटम इज प्लेस्ड एट एवरी कॉर्नर, जो A है वो कहाँ है, कॉर्नर पर है, एंड B एटम्स प्लेस्ड एट एवरी सेंटर ऑफ फेस, यानी जो B है वो फेस के सेंटर पर है। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, अब आपको क्या बताना है, आपको फॉर्मूला बताना है, आपको क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है। ठीक है, एकदम सिंपल सा, पहले तो निकालो कि कहाँ A कहाँ है बेटा, A कॉर्नर पर है, A कॉर्नर पर है तो 8 कॉर्नर और प्रत्येक का जो कंट्रीब्यूशन है 1/8 का आएगा, यानी A1 हो जाएगा। ठीक है, और जो B है वो प्लेस्ड एट एवरी फेस सेंटर, यानी B फेस सेंटर पर है, तो कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 का होता है, तो कितने हो गए, 3 हो गए, यानी जो फॉर्मूला आएगा वो AB3 आएगा। फॉर्मूला आएगा AB3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, B ऑप्शन मैच कर रहा है, AB3। ठीक है, चलो अब थोड़े नीचे के कर लेते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, ए कहाँ है, कॉर्नर पर, बी फेस के सेंटर पर, बी का 2 आइटम रिमूव कर दें, तो देखो अभी तो पता थे। सबसे पहले ए के लिए, ए कॉर्नर पर है तो 8 कॉर्नर जिनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, यानी 1 आ गया। और जो बी है वो फेस के सेंटर पर है, तो कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, लेकिन 2 आइटम को रिमूव कर दे रहे हैं, बी के 2 आइटम को, तो 2 आइटम को रिमूव करिए तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 होता है, तो कितना आ गया, 2, यानी जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, AB2। फॉर्मूला क्या होगा, AB2 होगा। अब ए कहाँ है, ए कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर यानी वह सॉरी 8 इंटू 1/8 यानी क्या हो गया, 1 आ गया। बी कहाँ है, फेस के सेंटर पर, यानी कितने फेस, 6 फेस, 1/2 का कंट्रीब्यूशन यानी 3 आ गया, सॉरी 3 आ गया। और जो सी है वो बॉडी के सेंटर पर है, बॉडी किसी में भी नहीं बढ़ता, बॉडी सेंटर पर जो पार्टिकल होता है उसका तो 1 ही आएगा। तो ये आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा AB3C, AB3C। ठीक है, AB3C। ठीक है ना, सरल है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था किसका, जो आपको मैं बताया था कि एनसीईआरटी में कुछ यूनिट सेल्स की एज पैरामीटर्स के आधार पर एक चार्ट दिया है जिसको हमको समझना है, तो उस चार्ट को हम देखते हैं। ठीक है, आई थिंक ये पूरा आ जाना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे देखते हैं। ठीक है, तो हम जो यूनिट सेल्स हैं, जो क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें 7 प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम हमको देखने को मिलता है। 7 प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम हमको देखने को मिलता है। एक मिनट ना, ये कौन सा वाला है, ठीक है,
चलो, कहाँ है, दिख रहा है ना? हाँ, तो क्रिस्टल में जो अवयवी कण है उनकी व्यवस्था के आधार पर हम 7 प्रकार के क्रिस्टल हमको देखने को मिलता है। 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल देखने को मिलता है। 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल देखने को मिलता है, जिसमें 14 ब्रेवाइस जालक होते हैं, जिसमें 14 ब्रेवाइस जालक होते हैं, 14 ब्रेवाइस लटाइस होते हैं। कौन कौन से ब्रेवाइस लटाइस हैं वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल तंत्र में सबसे पहला जो एनसीईआरटी में दिया है, मतलब इसमें एक वो भी है, आपको क्या रखना है, CTOMTHR, CTOMTHR, सी से क्यूबिक, सॉरी नहीं दिख रहा है ना, हाँ, CTOMTHR। आपको इस अगर वो को याद रखना है चार्ट को, तो आप याद रखिएगा CTOMTHR। इसकी से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के ऊपर से। तो CTOMTHR, CTOMTHR 3 बार बोलो, CTOMTHR, CTOMTHR, CTOMTHR। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्राहेड्रल, O फॉर ऑर्थोरॉम्बिक, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहाइड्रल, या फिर आप इसको प्रिमिटिव ट्राइगोनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टल सिस्टम दिया है यहाँ पर एक में पॉसिबल वेरिएशन। इसमें कौन कौन से वेरिएशन बनते हैं? एक्सियल लेंथ की बात करेगा, एक्सियल डिस्टेंस को बोलते हैं, एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा जो देखे थे, और इसके एग्जांपल्स में। ठीक है, तो सबसे पहला सी में यानी क्यूबिक यानी घनी है। घनी में पॉसिबल वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं? एक तो प्रिमिटिव होगा, प्रिमिटिव यानी जो सिंपल क्यूब होता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकते हैं और फेस सेंटर्ड हो सकते हैं। तो क्यूब में 3 पॉसिबिलिटीज हैं, एक प्रिमिटिव हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया। एक्सियल लेंथ बराबर होते हैं, ए के बराबर बी होगा, बी के बराबर सी होगा, तीनों एक्सियल लेंथ बराबर होंगे। और एक्सियल एंगल 90 डिग्री पर होंगे एक दूसरे पर, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एग्जांपल क्या क्या है? NaCl जिंक ब्लेंड है ना, जिसको आप जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं, जिंक ब्लेंड और कॉपर, NaCl जिंक ब्लेंड और कॉपर। ठीक है, तो एक्सियल लेंथ आपको याद रखना है ABC, और जो एक्सियल एंगल है वो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आता है टेट्रागोनल यानी द्विसमलंबाक्ष, टेट्रागोनल प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल है। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल। आपको इसके बाद मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, है ना, उसको भी आपको याद रखना है, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो टेट्रागोनल यानी द्विसमलंबाक्ष, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज बनते हैं, एक प्रिमिटिव और एक बॉडी सेंटर्ड, जिसमें एक्सियल लेंथ 2 इक्वल होते हैं, लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं होता, ए बराबर बी होता है, बट बी बराबर जो सी है वो नॉट इक्वल होता है ना। तो ए बराबर बी, सी नॉट इक्वल टू बी, है ना, तो बी इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। ये अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल्स टू 90 होता है। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सी है वो बराबर नहीं होगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो व्हाइट टीन है ना, SnO2 है, TiO2 है और कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट है। अब हाँ, अब बात करते हैं ऑर्थोरॉम्बिक की, यानी विषम समलंबाक, C2MO आएगा। ऑर्थोरॉम्बिक, इसमें 4 पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेगी, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एड सेंटर्ड। याद रखना है कि सबसे ज़्यादा पॉसिबल वेरिएशन आपको ऑर्थोरॉम्बिक में देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा पॉसिबल वेरिएशन आपको ऑर्थोरॉम्बिक में देखने को मिलेगा। एक प्रिमिटिव, एक बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर और एंड सेंटर। एंड सेंटर क्या होता था कि 2 अपोजिट फेज में भी आपको क्या देखने को मिलते थे, एटम्स या पार्टिकल्स देखने को मिलते थे। एक्सियल लेंथ इक्वल नहीं होते, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो गया, लेकिन जो एक्सियल एंगल है वो इक्वल होते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 90 हो गया, है ना। ऑर्थोरोम्बिक है ना, तो इससे बस इसी चीज से ऑर्थोरोम्बिक, रोहम्बिक आ गया, तो रोहम्बिक सल्फर याद रखिएगा, रोहम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक यानी रोहम्बिक सल्फर, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट, BaSO4, बेरियम सल्फेट। उसके बाद आता है मोनोक्लिनिक की, यानी एक नताक्ष के बारे में, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है केवल, प्रिमिटिव और एंड सेंटर, है ना। इसमें भी तीनों एंगल बराबर नहीं होते, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसमें जो एंगल है, एक्सियल एंगल है, उसमें 2 बराबर होते हैं, बट जो बीटा है वो नॉट इक्वल टू 90 होता है, मतलब अल्फा
इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 होता है। देखो मोनोक्लिनिक है ना, तो यहाँ से इसे याद रखिएगा, जैसे का इसका याद रखिए थे ना रोहम्बिक सल्फर, वैसे इसका मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक का मोनोक्लिनिक सल्फर। उसके बाद आ जाएगा सोडियम सल्फेट 0.10 H2O, Na2SO4 0.10 H2O। याद रखिएगा बेटा, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोनोक्लिनिक सल्फर और Na2SO4। ठीक है, एक बार और मैं रिवाइज करूंगा, आप जितने बार इसको बार बार रटेंगे सिर्फ इसके इस चार्ट से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इन 2023 आपको 2023 में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है ना। हम देखते हैं ट्राई क्लीन, क्योंकि बीते वर्षों में इससे क्वेश्चन नहीं आए, पहले आए थे लेकिन अभी तक नहीं आए हैं और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है ट्राई क्लिनिक यानी त्रिनताक्ष। इसमें केवल एक ही प्रकार का आपको देखने को मिलेगा और वेरिएशन वो आएगा प्रिमिटिव नॉर्मल टाइप का, है ना। बट इसमें कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा गामा इक्वल नहीं होंगे, ना ही अल्फा बीटा के बराबर होगा, ना ही बीटा गामा के बराबर, और ना ही ये तीनों 90 के बराबर होंगे। K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 CuSO4.5 H2O कॉपर सल्फेट के साथ आपको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट देखने को मिलेगा। आपको ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 देखने को मिलता है इसके एग्जाम्पल में। उसके बाद आता है हेक्सागोनल, स्टार डाला हूँ मतलब ये इंपॉर्टेंट है। हेक्सागोनल यानी षटकोणी, इसमें भी एक ही वेरिएशन देखने को मिलता है, प्रिमिटिव ए बराबर एंगल देखते हैं तो ए बराबर बी, बट जो बी है वो नॉट इक्वल टू होता है सी। इसमें दो एंगल बराबर होंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90, लेकिन गामा 120 डिग्री का होता है। इसका जो एग्जाम्पल हेक्सागोनल का वो ग्राफाइट आएगा और जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड, है ना। तो इसका षटकोणीय व्यवस्था का ग्राफाइट, जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है रोहम्बोहाइड्रल या प्रिमिटिव ट्राइगोनल। इसमें ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी होगा, तीनों एंगल बराबर हैं। अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 है, अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा है, लेकिन उनका जो एंगल है वो 90 के बराबर नहीं है। कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट और सीन बार यानी HGS। तो कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट किसका उदाहरण है, रंबोहाइड्रल या प्रिमिटिव ट्राइगोनल का। और जो सीन बार यानी मर्क्यूरस सल्फाइड या मर्क्यूरिक सल्फाइड आप जिसको बोल सकते हैं, वो आएगा HGS। ठीक है, तो जो मैं बात बोला था कि 7 प्रकार की क्रिस्टल सिस्टम हमको देखने को मिले, इतने सारे 7 क्रिस्टल सिस्टम देखने को मिले। इसमें कितने वेरिएशन देखने को मिले, 14 वेरिएशन, जिसको आप ब्रेवाइज डायलॉग बोलते हैं। तो 14 प्रकार के 7 क्रिस्टल तंत्र में 7 क्रिस्टल सिस्टम में आपको 14 ब्रेवाइज लटाइज पॉसिबल देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे ज्यादा तो प्रिमिटिव टाइप का देखने को मिलेगा। 7 क्रिस्टल सिस्टम में आपको 7 प्रकार के प्रिमिटिव सेल्स तो देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको जो बीसीसी है वो 3 देखने को मिलेगा। फेस सेंटर्ड यानी बॉडी सेंटर्ड व्यवस्था जो आपको वो 3 देखने को मिलेगा, फेस सेंटर्ड 2 देखने को मिलेगा, और जो एंड सेंटर्ड है वो भी 2 देखने को मिलेगा। ये 2021 का क्वेश्चन है, ये 2021 का क्वेश्चन है ये बीसी कि एक क्रिस्टल सिस्टम में कितने प्रकार के बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पॉसिबल है। तो 3 प्रकार के आपको अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम में तीन प्रकार के आपको ब्रेवाइज मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक बार और CTOM THR 7 प्रकार के ब्रेवाइज सिस्टम में 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम में 14 प्रकार के ब्रेवाइज लटाइज पॉसिबल है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहाइड्रल ट्राइगोनल। ठीक है, क्यूबिक प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर है। सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड यानी सोडियम सल्फाइड जिंक सल्फाइड और कॉपर। टेट्रागोनल में यानी द्विसमलंबाक्ष प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड ही पॉसिबल, A B नॉट इक्वल्स टू C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल्स टू 90, वाइट टीन SnO2 TiO2 कैल्शियम सल्फेट। रोम्बिक यानी विषम समलंबाक्ष, इसमें 4 पॉसिबल है। सबसे ज्यादा पॉसिबल वेरिएशन आपको रोम्बोहाइड्रल यानी विषम समलंबाक्ष में देखने को मिलेगा। A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C,
ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा बराबर है 90 के। रोम्बिक सल्फर इसका उदाहरण है, पोटेशियम नाइट्रेट और BaSO4। मोनोक्लिनिक सल्फर की जब बात करता हूँ तो प्रिमिटिव है, एंड सेंटर्ड है, ए इज इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा इज इक्वल्स टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90, सॉरी अल्फा गामा 90 के बराबर है बट बीटा 90 के बराबर नहीं है, मोनोक्लिनिक सल्फर। और सोडियम सल्फेट, हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद बात करते हैं हेक्सागोनल की। प्रिमिटिव ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, है ना। ट्राइक्लिनिक छोड़ दीजिए, ट्राइक्लिनिक त्रिनाताक्ष प्रिमिटिव तीनों बराबर नहीं है, ना ही इनके जो एंगल है वो 90 के बराबर, ना ही एक दूसरे के बराबर है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट और ऑर्थोबोरिक एसिड। हेक्सागोनल में प्रिमिटिव ए बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा 90 है बट गामा 120 डिग्री का है। किसमें है 120 डिग्री का गामा, आपको याद रखना है हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल गामा 120 डिग्री का है। ग्राफाइट, जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड। रोम्बोहाइड्रल जो कि प्रिमिटिव ट्राइगोनल है, ए इज इक्वल टू बी, बी डी इज इक्वल टू सी आएगा। अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर नहीं है। कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट और सीन बार जिसको आप HGS बोलेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं।